नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि सहज पके सो मीठा होए, और लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी पकाना चाहते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो उसके जो है चरित्र के खिलाफ जाते हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये मैं किसी फल या अनाज या उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ राजनीति की, और बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की राजनीति की। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख, उनकी बात कर रहा हूँ। 2019 में 2019 में विधानसभा का चुनाव आया तो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को लोगों ने बहुमत दिया, जनादेश दिया। उस जनादेश का अपमान करके उस गठबंधन को तोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे चले गए एनसीपी और कांग्रेस के साथ। अब उद्धव ठाकरे की स्थिति ये है कि चौतरफा घिर गए हैं। उनको लग रहा है कि वो बुद्धिमान हो गए हैं, और दरअसल इसकी ठीक उल्टी स्थिति है। उन्होंने जो कदम उठाया वो उसे बुद्धिमानी भरा, चालाकी वाला या समझदारी वाला तो कतई नहीं कहा जा सकता। और आज अंदर अंदर मन के अंदर ये जो है उद्धव ठाकरे को महसूस हो रहा होगा। अब आप उनकी मुश्किलें देखिए। मुश्किल उनकी केवल ये नहीं है कि उनको बीजेपी से लड़ना है, जिसके साथ कम से कम 3 दशक तक उनके पिता और उसके बाद वो रहे। बीजेपी से तो लड़ना ही है, उनको लड़ाई लड़नी है अपने गठबंधन के अंदर शिवसेना और कांग्रेस से भी, क्योंकि मुश्किल उनके लिए वहाँ ज़्यादा है। बीजेपी तो खुले मैदान में है विरोध में, तो सबको दिख रहा है कि शिवसेना बीजेपी आमने सामने है। लेकिन मुश्किल हो रही है अपने साथियों की ओर से, जो मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। मुंबई में बिजली कटौती भारी मात्रा में चल रही है। मैं लगभग 5 साल रहा हूँ मुंबई में, 95 से 2000 तक। 2 या 3 बार बिजली गई होगी, वो भी कुछ मिनट के लिए। और जिस दिन बिजली गई उसके दिन के अखबारों में ये प्रमुख खबर होती थी कि बिजली इतने मिनट के लिए चली गई। मुंबई वालों के लिए ये अनहोनी थी कि बिजली जा भी सकती है। ये बात किसी के आम तौर पर ध्यान में नहीं रहती थी कि ये ऐसा हो सकता है। उस मुंबई में बिजली की कटौती हो रही है। तो उसकी समस्याएं क्या हैं, कारण क्या हैं, उसके लिए मैं नहीं मानता कि केवल उद्धव ठाकरे ही जिम्मेदार हैं। उससे पहले का भी मामला है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन वो एक बात है, हम ये बदलाव की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र कहाँ पहुँच रहा है। महाराष्ट्र से इंडस्ट्री बड़ी मात्रा में गुजरात चली गई, दूसरी जगहों पर जा रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनने के बाद से राजनीति ज़्यादा हो रही है, विकास और गवर्नेंस जो है वो पीछे छूट गया है। चर्चा में सरकार का कोई काम नहीं है, सरकार की नाकामियां हैं या सरकार में शामिल लोगों के भ्रष्टाचार के मामले हैं। चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे दूसरे नेता हों जिनकी जांच चल रही है। जो जेल जाने वाले हैं उनकी भी सूची है। जेल अभी और लोग जाने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, उन पर भी ज़रा नज़र रखिए। लेकिन उनकी बात आज नहीं कर रहा हूँ। मामला ये है कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी के चुनाव टल गए हैं। 7 मार्च को, इसी साल 7 मार्च को बीएमसी का कार्यकाल पूरा हो गया। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर बीएमसी को चला रहा है। दुनिया की सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका महत्व क्या है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी। वो उसको एक ये एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है, और 1984 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि शिवसेना और जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसका मानना है कि बीएमसी में, यानी स्थानीय निकाय के चुनाव में, वो पंचायत के चुनाव में भी और जिला परिषद के चुनाव में भी, यानी पंचायती राज स्थानीय निकाय सब में ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 27% आरक्षण स्थानीय निकाय में कहाँ से आया, इसकी कोई एम्पेरिकल स्टडी हुई है क्या?
नहीं हुई थी। तो राज्य सरकार ने फिर कहा, अपने जो महाराष्ट्र का बैकवर्ड क्लास कमीशन है उससे कहा कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसने एक इंटरिम रिपोर्ट दी। 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंटरिम रिपोर्ट किसी एम्पेरिकल एविडेंस पर आधारित नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना जा सकता। 4 मार्च को अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये आरक्षण लागू नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने असेंबली से प्रस्ताव पास कराया कि जब तक रिजर्वेशन ये 27% नहीं लागू होगा, 27%, तब तक स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। तो अब मुश्किल हो गई है उद्धव ठाकरे के लिए कि जब तक बैकवर्ड क्लास कमीशन एम्पेरिकल स्टडी के बेस पर, जिससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो, नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखता, राज्य सरकार के सामने पहले रखेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, तब तक 27% आरक्षण नहीं लागू हो सकता, तब तक जो है बीएमसी के चुनाव नहीं हो सकते। और प्रदेश भर में बाकी जो चुनाव हैं स्थानीय निकाय के और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, उसके अलावा जिला परिषद, जिला पंचायत के चुनाव, वो सब रुक गए। अब इसमें मुश्किल ये है कि एक तो बीएमसी का चुनाव विधानसभा चुनाव के जितना नज़दीक जाएगा उतनी मुश्किल होती जाएगी उद्धव ठाकरे के लिए ख़ास तौर से, और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए आम तौर से। उसकी वजह यह है कि स्टेक पर बीएमसी के चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा लगी हुई है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की। ये दशकों बाद पहली बार होगा कि बीएमसी के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने होंगे। इससे पहले या तो मिलकर लड़ते थे या तालमेल से लड़ते थे, भले ही आपस में जितना भी मनमुटाव हो। अब पहली बार ये चुनाव होगा जब बीजेपी इन लोगों के सामने, तीनों पार्टियों के सामने होगी। तीनों पार्टियों का जिक्र करना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि एनसीपी और कांग्रेस एक ज़माने में बीएमसी में दबदबा हुआ करता था, अब कांग्रेस का कुछ रह नहीं गया है और एनसीपी का पहले से नहीं था। तो इसलिए ये मुख्य रूप से लड़ाई शिवसेना और बीजेपी की होगी। तो अब मामला फंसा है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक वहाँ से फैसला नहीं आता तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते। और इन चुनावों में शिवसेना हारेगी या जीतेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी शिवसेना से बहुत अच्छा करेगी ये अभी से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए शिवसेना के लिए मुश्किल इसलिए ज़्यादा होगी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के जितना नज़दीक होगा, ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अक्टूबर में हो जाए। अक्टूबर में नहीं हुआ तो फिर अगले साल के लिए जाएगा। तो धीरे धीरे जो है वो समय जिस तरह से बढ़ेगा वो मुश्किल बढ़ती जाएगी। लेकिन ये तो एक मामला है। नहीं, दूसरा मामला है कि कल एक कार्यक्रम में, लोकसत्ता के कार्यक्रम में, मराठी का अखबार है, बड़ा अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है, उसके कार्यक्रम में जो उद्धव ठाकरे ने कहा वो उनके अंदर का दर्द है। अब आप देखिए वो कहाँ तक जा रहे हैं विरोध में। उन्होंने कहा कि बाला साहब भोले भाले थे, उनको बीजेपी बेवकूफ़ बनाती रही। किस मुद्दे पर? हिंदुत्व के मुद्दे पर। जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को पूरे देश में स्वीकार्यता है, जिसकी वजह से उसका जनाधार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी 12 राज्यों में सरकार है, केंद्र में 2-2 बार सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में दूसरी बार सरकार बन गई, असम जैसे 34% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले राज्य में दूसरी बार सरकार बन गई, उस पर बीजेपी हिंदुत्व पर उनकी नज़र में बहुत कमज़ोर है, उसका स्टैंड नकली है और शिवसेना का असली है। जो सरकार पालघर में 2 साधुओं की, निहत्थे साधुओं की, निर्दोष साधुओं की हत्या पर चुप्पी साधे रहती है, वो हिंदुत्व की बात कर रही है। जो सरकार धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे पर फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर पाती, वो सरकार कह रही है कि वो हिंदुत्व के मामले पर बीजेपी से ज़्यादा ताकतवर है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि वो बाला साहब की तरह से भोले भाले नहीं हैं, वो बहुत चतुर हैं, इसलिए जानते हैं। अब उनकी चतुराई सब सामने आ रही है। मुख्यमंत्री बनने की जल्दी थी, मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में आपने ये देखा नहीं कि आप किस तरह का समझौता कर रहे हैं, किन लोगों से समझौता कर रहे हैं। जिनसे समझौता करके सरकार बनाई वो दोनों हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, उनसे आपने समझौता किया। चलिए आप
मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन जो समस्या अभी आ रही है वो ज़्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए ये बीजेपी का जो चैलेंज है, बीएमसी की जो समस्या है, उसके अलावा हिंदुत्व का जो मुद्दा है, इन सब से अलावा चौथा मुद्दा जो असली है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, जिसकी कोई खबर नहीं आती है, वो है शिवसेना और एनसीपी के संबंध। पूरे प्रदेश में ये इम्प्रेशन बना हुआ है कि ये सरकार एनसीपी चला रही है, यानी शरद पवार चला रहे हैं। और ये तो राज्य के स्तर पर है, राज्य के बाहर भी ऐसा इम्प्रेशन है, लेकिन दरअसल सरकार अजीत पवार चला रहे हैं। भले ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हों, पहली बात तो मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य के कारण से, पहले स्वभाव के कारण से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, तो उनका लोगों से संपर्क बहुत कम है, पहले भी कम था, और उनकी जो बैकबोन की जो सर्जरी हुई है उसके बाद से और ज़्यादा कम हो। लेकिन केवल इतना नहीं है कि मिलते जुलते कम हैं या मिलते जुलते कम थे, पहले भी कम मिलते थे। सवाल ये है कि जो विभाग एनसीपी को मिले हैं, एनसीपी के लोग, देखिए शरद पवार, अजीत पवार, ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं। इनको मालूम है कि सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग कैसे करना है, कमाई कहाँ से करनी है, कहाँ से घी निकलता है, कहाँ से मक्खन निकलता है, ये सब इनको मालूम है। तो एनसीपी के पास होम डिपार्टमेंट है, एनसीपी के पास फाइनेंस है, एनसीपी के पास रूरल डेवलपमेंट है, एनसीपी के पास हेल्थ है, और उसके अलावा हाउसिंग। अब ये सब ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका ज़्यादातर जनता से सीधा संपर्क है, ख़ास तौर से रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के जरिए, इसी डिपार्टमेंट, इसी मंत्रालय के जरिए जो भी सत्ता में रहता है वो जिला परिषद में और पंचायत के स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाता है। अब स्थिति ये है कि ये मंत्रालय चूँकि एनसीपी के पास है, तो एनसीपी का ग्राम प्रधान भी है, अगर विधायक तो छोड़ दीजिए, वो भी बता रहे हैं कि 1-1 करोड़ के प्रोजेक्ट अलग अलग योजनाओं में पास करा लेता है, और शिवसेना का विधायक 10 लाख का भी प्रोजेक्ट नहीं पास करा पाता है। फ्रस्ट्रेशन शिवसेना के विधायकों में, नेताओं में इस बात का है। दूसरी बात, अभी बजट पास हुआ है 2022-23 का, 2022-23 का आम बजट पास हुआ है राज्य का। उसमें जो एनसीपी के पास मंत्रालय हैं, उनमें जो पूरा आवंटन हुआ है, जो एलोकेशन हुआ है फंड्स का, 60% पैसा एनसीपी के पास जो मंत्रालय हैं उनको गया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पास जो मंत्रालय हैं उनके पास गया है। उसके बाद शिवसेना के पास जो मंत्रालय है उनके पास गया है। तो दरअसल इस सरकार में उद्धव ठाकरे और शिवसेना की एक सजावटी, ड्राइंग रूम में जैसे सजावट के लिए कुछ रखा जाता है, उस सजावटी पीस से ज़्यादा, डेकोरेटिव पीस से ज़्यादा और कोई भूमिका नहीं है। भले ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हों, कैबिनेट की बैठक लेते हों, दावा करते हों राष्ट्रीय अपनी महत्वाकांक्षा का, लेकिन दरअसल महाराष्ट्र की सरकार में शरद पवार और अजीत पवार ने उनको एक तरह से ज़ीरो बना कर रखा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो मंत्रालय हैं 5-6 एनसीपी के पास, दरअसल ये पब्लिक कॉन्टैक्ट का सीधा जरिया है। और अजीत पवार को अगर आप जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं, तो अजीत पवार, शरद पवार एक समय में जिस तरह से लोगों के बीच में जाते थे, मिलते जुलते थे, काम कराते थे, लोगों को ठेका पट्टा दिलाते थे, वो सब काम अजीत पवार करते हैं। उद्धव ठाकरे के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये सब काम कर सके, न ही उनके पास कोई मंत्रालय है कि वो अपने लोगों को, अपने समर्थकों को ओबलाइज कर सके और वो अजीत पवार को रोक सके, शरद पवार को रोक सके, ऐसी उनकी हैसियत नहीं है इस सरकार में। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि जो अपने को चालाक बता रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनकी चालाकी का आलम देखिए कि उनको 3 दशक लग गए ये समझने में कि बीजेपी दरअसल बाल ठाकरे को बेवकूफ़ बना रही थी, उनको ठग रही थी, धोखा दे रही थी। ये बात उनको समझने में 30 साल लगे।
और ये बात अभी तक नहीं समझ पाए हैं 2019 के बाद से, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कि एनसीपी और शरद पवार ने उनके साथ क्या खेल किया है। उनको एक तरह से लेम डक चीफ मिनिस्टर बनाकर छोड़ दिया है कि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए और मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठिए, मुख्यमंत्री आवास में रहिए, बाकी सरकार चलाना हमको आता है और सरकार हम ही चलाएंगे। तो उद्धव ठाकरे के लिए इस स्थिति में वो अगर रहना भी चाहें तो उनके विधायक नहीं रहने देंगे। उद्धव ठाकरे के विधायकों और नेताओं में अब ये बात कोई दबी छिपी नहीं है, बंद कमरे में नहीं हो रही है। खुले में शिवसेना के नेता बोलने लगे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस सरकार में, हमारी सरकार में हमारी ही नहीं सुनी जाती, हमारा कहा हुआ कोई, हमारा रेकमेंड किया हुआ कोई काम नहीं होता, हमारे इलाके में डेवलपमेंट का काम हम अगर कहते हैं तो वो नहीं होता है, एनसीपी के विधायक का हो जाता है, कांग्रेस के विधायक का हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि शिवसेना के विधायकों में नाराज़गी का स्तर क्या है। तो ये बारूद बिल्कुल तैयार है, इसमें बस चिंगारी की देर है। किस बात से लगेगी, किस मुद्दे से लगेगी, किस समय लगेगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि ये बारूद जो है वो इकट्ठा उद्धव ठाकरे ने ही किया है, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किल केवल ये ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई वाली नहीं है, वो पांचवा कोड है। वो मुद्दा तो चल ही रहा है, उसकी मुश्किल तो है ही, और वो मुश्किल और बढ़ने वाली है। लेकिन ये जो राजनीतिक मुश्किलें हैं, इनका भी मुकाबला करने, इनका जवाब देने, इनसे निपटने की न तो ताकत है, न हैसियत है और न समझ है उद्धव ठाकरे में। अभी तक का रिकॉर्ड यही कहता है। आगे कुछ नया हो जाए, बदल जाए, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी मुश्किल में है और उस मुश्किल से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।